Assalamu alaikum students. I'm Mohammad Sood. This is class number 15 of Introduction to Computer Programming with C language. Today topics are control structure of programs. Number one, decision making or condition. Chapter 6 है. Number two, loop और iteration. Chapter 7 है. तो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के अंदर ये दो टॉपिक आते हैं. नंबर वन डिसीजन मेकिंग और कंडीशन और नंबर टू है लूप और आइटरेशन. नंबर वन जो है डिसीजन मेकिंग और कंडीशन ये चैप्टर नंबर 6 है और लूप और आइटरेशन जो है चैप्टर नंबर 7 है. तो आज हम बाकायदा चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे और डिसीजन मेकिंग को हम देखेंगे किस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन लगाई जाती है. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक का जो मेन मकसद है वो ये है कि अपने प्रोग्रामिंग के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी काम किया जाए और उसमें कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग जो है वो मशीन को दी जाए कि वो खुद से फैसला कर सके थ्रू बाय प्रोग्रामिंग. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, डिसीजन मेकिंग और कंडीशन. Decision making is about deciding the order of execution of statements based on certain conditions or a group of statements until certain specified condition are satisfied. यानी कि डिसीजन मेकिंग का मकसद ये होता है कि ये डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट को. यानी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और कौन सी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट नहीं होनी है, डिपेंड ऑन कंडीशन जो भी सेटिस्फाई होती है उसके मुताबिक हम ये कंडीशन लगाते हैं. तो उसमें एक स्टेटमेंट भी आप चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिपेंड ऑन कंडीशंस. The process of determining the order in which statements execute in a program is called decision making or flow of control of programs. याद रखिएगा इस प्रोसेस को जो हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्टेटमेंट को कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी नहीं, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं और फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम्स कहते हैं. In C language handles decision making by supporting the following statements. और याद रखें सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी स्टेटमेंट हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं और वो ये हैं. नंबर वन एक है इफ स्टेटमेंट. नंबर टू इफ एल्स स्टेटमेंट. नंबर थ्री है इफ एल्स स्टेटमेंट्स. नंबर फोर है स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट. नंबर फाइव है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट्स. तो ये 5 तरह की कंडीशंस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टर्बो सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, और इनकी मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से हम मशीन को फैसला करने की सलाहियत देते हैं. और याद रखिएगा ये जो कंडीशंस हैं ये तकरीबन जितनी भी इस वक्त जो लैंग्वेजेस हैं जैसे लाइक जावा है, PHP है, C# है, इन जावा स्क्रिप्ट है, इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर यही 5 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं और इन्हीं सेंटेंस के तहत इस्तेमाल की जाती हैं जो कि यहाँ टर्बो सी में है. तो इसलिए अगर यहाँ पर इन कंडीशन को हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी लैंग्वेज पे काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. तो जनाब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से एक टॉपिक भी स्टार्ट होता है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कि हम मशीन को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू बाय प्रोग्रामिंग. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट इज़ अ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट. ये एक कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जो इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है. इन कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट अ कंडीशन इज एवोलेटेड इफ इट इज एवोलेट ट्रू, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट. याद रखिएगा जब कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है. तो डिपेंड ऑन कंडीशन, जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तब वो आप चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए. ठीक है. अब इसका जो सिंपल फॉर्मेट है कंडीशन लगाने का सी लैंग्वेज के अंदर वो किस तरह से वो देख लीजिए आप. सेंटेंस नंबर 1. ठीक है. इसमें आप देखेंगे एक इफ का कीवर्ड इस्तेमाल किया गया. इफ है, राउंड ब्रैकेट आपने ओपन किया है, फिर यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन देंगे जो कि लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी,
और उसके बाद राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर कोई सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे आप। और इसके नीचे जो है उसको हम बॉडी ऑफ इफ कहते हैं, और यहाँ पे जो भी एक स्टेटमेंट लिखी होगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी डिपेंड ऑन इस एक्सप्रेशन के जो आके आपने राउंड ब्रैकेट में दी हुई है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन होगी याद रखिए ये बूलियन एक्सप्रेशन होगी, यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ट्रू है तब ये बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो एक सेंटेक्स हो गया। दूसरा सेंटेक्स ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो और उन्हें हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो डिपेंड ऑन कंडीशन या एक्सप्रेशन, तो फिर उस केस में क्या करोगे, आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इफ आपने लिखा हुआ है, सिंपल इफ कीवर्ड है, राउंड ब्रैकेट आपने ओपन किया, फिर आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन देंगे यहाँ पर, फिर राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर कोई सेमीकोलन मौजूद नहीं है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से आप बॉडी ऑफ इफ को स्टार्ट करेंगे और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से आप बॉडी ऑफ इफ को क्लोज करेंगे, और इनके दरमियान में आप जो है बहुत सारी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, और वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होंगे जब ये एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा 0 या 1। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। तो ये एक सिंपल के कंडीशन लगाने का तरीका है, सिंपल कंडीशन जो जिसमें अभी एल्स शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, यानी कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे दी हुई जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, या अदरवाइज उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। अच्छा, इसका फ्लो चार्ट किस तरह से होगा उसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखें फ्लो चार्ट बना हुआ है, जो कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो इस तरह से है कि टॉप से कंट्रोल नीचे यानी मूव हुआ। अब ये जो डायमंड बॉक्स है इसमें कंडीशन लगी हुई है, अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे बॉडी ऑफ इफ में आएगा। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स यानी कि बाहर निकल जाएगा, और बाहर आने के बाद बॉडी ऑफ इफ से बाहर आएगा, और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट अगर होती है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो फ्लो चार्ट है ये इफ़ का फ्लो चार्ट है जिसमें अभी एल शामिल नहीं है, और ये बॉडी ऑफ इफ उस वक्त करने के एग्जीक्यूट होगा, ये कंट्रोल उसमें उस वक्त आएगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है जनाब, तो ये आपका सिंपल इफ कंडीशन थी जो कि मैंने आपको अभी समझा दी है। इसको हम बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके भी देखेंगे। अब आप आइए हम इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है इफ और एल्स उसको भी देख लेते हैं। यह है इफ और एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इफ statements is a conditional branching statements. In conditional branching statement, a condition is evaluated if it is evaluated true, a group of statements. और अगर false होगी तो फिर क्या होगा, जो body of if यानी कि else है उसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ये बात याद रखिएगा, यानी कि ट्रू बॉडी ऑफ इफ की जो स्टेटमेंट है वो उस वक्त ट्रू होगी जब इफ की एक्सप्रेशन ट्रू होगी। अगर ये इफ के अंदर जो दी गई एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो फिर एल्स में आएगा, और एल्स के अंदर बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। और वही यहाँ पर भी वही मसला है कि अगर आपके पास अगर आप चाहते हैं बॉडी ऑफ इफ के अंदर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट से पूरा एक ब्लॉक आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एल्स के अंदर भी आप अगर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो उसके अंदर भी आप कर्ली ब्रैकेट्स को आप इस्तेमाल करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे आप। ठीक है, और अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट भी है तब भी आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है शुरू करने इनिशियल स्टेज के अंदर, ताकि आप समझ सकें कि बॉडी ऑफ इफ का ब्लॉक कौन सा है और बॉडी ऑफ एल्स का ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, चाहे उसमें एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा हो, आप कर्ली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करें फिलहाल। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप को अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने एक ही स्टेटमेंट लिखी है तो फिर वहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती इफ़ के ब्लॉक के अंदर या एल्स के ब्लॉक के अंदर या एल्स के नीचे। ठीक है जनाब। अच्छा, इसका फ्लो चार्ट किस तरह से होगा, इसका फ्लो चार्ट इस तरह से होगा कि ये आपके पास क्या है, डायमंड बॉक्स बना हुआ है, कंडीशन लगी हुई है। अगर कंडीशन ट्रू है तो याद रखिएगा, फॉल्स ट्रू है तो जो कोड होगा इनसाइड उसमें बॉडी ऑफ इफ में जाएगा और उसके अंदर जो कोड होगा स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर याद रखिएगा कोड इनसाइड कहाँ जाएगा, एल्स बॉडी में जाएगा, और फिर वहाँ जो स्टेटमेंट होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ये इफ और एल्स वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला रास्ता अख्तियार करो, यानी कि रास्ता नंबर यानी कि वे ऑफ 1, और अगर ये यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं है तो वे ऑफ 2 यानी कि जो है वो
चूज़ करो। तो ये जब आपके पास दो रास्ते हों तब आप उसके लिए इफ़ और एल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो जनाब ये आपका यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट था इफ़ का और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है। तो यानी कि इफ एक्सप्रेशन उस वक्त परफॉर्म होती है जब यानी कि बॉडी ऑफ इफ की स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब इफ की एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी, एवुलेट ट्रू होगी। ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो फिर एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। जबकि इससे पहले जो इफ था उसमें सिर्फ एक ही बात थी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो नीचे बॉडी ऑफ इफ के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा बस सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई और कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो जो बाकी जो और कोड होंगे वो इफ से अगर बाहर हैं तो फिर वो नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। तो जनाब अब इसको हम बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं, प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि प्रोग्राम जो है इसकी जो एग्जाम्पल है बाकायदा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि एक टास्क था, वो टास्क मैं आपको समझा देता हूँ। ये टास्क आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट सैलरी। आपने सैलरी इनपुट लेनी है फ्रॉम कीबोर्ड। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन ₹50,000 देन कैलकुलेट इनकम टैक्स 2,000, otherwise income tax ₹0 and after that display income tax and net salary। वो किस तरह से डिस्प्ले करनी है, वो इस तरह से आपको डिस्प्ले करनी है जैसे यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। ठीक है। आपसे एक एंटर सैलरी इनपुट ली जाएगी और आप जो सैलरी देंगे अगर 50,000 से ज़्यादा है तो याद रखिएगा वो जो इनकम टैक्स है वो 2,000 काटेगा और जो आपकी नेट सैलरी बनेगी वो 53,000 बनेगी। ठीक है। लेकिन अगर सैलरी जो है आपकी 40,000 है तो फिर इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो रहेगा और जो नेट सैलरी होगी वो जो है 45 या जो भी 50 से लेस सैलरी होगी वही डिस्प्ले कर देगा। तो ये काम हमें करके देखना है, तो देखते हैं कि इस काम को कैसे किया जाता है। ठीक है जनाब। तो ये देख लिया आप आउटपुट कैसा है, ऐसा है बिल्कुल इसी तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें इसको देखते हैं कैसे डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले क्या करोगे आप सबसे पहले आप टर्बो सी फॉर विंडोज़ इन्वायरमेंट में जाइए। जो आपका टर्बो सी का आईडी इन्वायरमेंट है उसको ओपन कर लीजिए आप। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर आप पहले सिंपल इफ़ कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो आपने एक वेरिएबल ले लिया आपके इंटीजर और वेरिएबल दे दिया आपने सैलरी और एक और वेरिएबल ले लिया आपने। अच्छा, चूंकि आप इसको सैलरी जो है 50,000 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इंटीजर ना लें बल्कि लॉन्ग ले लीजिए आप। ठीक है। सैलरी हो गई, उसके बाद इनकम टैक्स है और शॉर्ट फॉर्म में ले लीजिए आई टैक्स कर लें सिंपल। ठीक है। और नेट के लिए ले लीजिए आप नेट सेल। तो ये तीन वेरिएबल्स आपने ले लिए, एक सैलरी ले लिया आपने, इनकम टैक्स ले लिया और नेट सैलरी ले लिया आपने। ठीक है। अच्छा, एक काम कर लीजिए, या फिलहाल यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, वो ज़ीरो है। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे नीचे आइए, आपने कहा CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर कर दिया आपने पहले। उसके बाद आपने कहा कि गो टू XY 10,5 यानी 10 कॉलम और 5 रो के ऊपर आपने कहा प्रिंट करो एंटर योर सैलरी। ठीक है जनाब। उसके बाद आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्कैनएफ और आपने कह दिया परसेंट LD, चूँकि लॉन्ग है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर LD होगा और कॉमे के बाद N% का साइन और वेरिएबल दिया आपने SALA सैलरी। ठीक है जनाब। तो सैलरी आप यहाँ पर इनपुट कर लोगे आप।
अब यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई, इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए 50,000, ठीक है, देन आप, मैंने आपसे कहा था शुरू के अंदर कि आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए, चाहे एक ही स्टेटमेंट क्यों ना लिखें आप। तो आपने कहा कि इस कर्ली ब्रैकेट में, और आप कह देते हैं यहाँ पर सैलरी, सॉरी इनकम टैक्स, आई टैक्स इक्वल टू 2,000, ओके। और इसके बाद आप बाहर आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आप कह दीजिए कि जो नेट सैलरी है वो आपने बराबर कर दी किसके, कि सैलरी माइनस इनकम टैक्स। क्लियर। तो ये एक छोटा सा आपने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें अब करने के बाद इसको आप प्रिंट भी करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे क्या कर लें, आप प्रिंट कर लीजिए, गो टू एक्स वाई, आप कह दीजिए 10,7 के ऊपर, और प्रिंट एफ इनकम टैक्स इस, और यहाँ लिख दीजिए आप आई टैक्स, ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर गो टू एक्स वाई, आपने कॉलम नंबर 10 ही कहा, लेकिन लाइन चेंज कर दिया आपने, 9 कर दिया आपने, और आपने कहा प्रिंट एफ, और यहाँ पे कह दिया आपने नेट सैलरी इस, और यहाँ पे सैलरी आपने डिस्प्ले कर दी, नेट एस, ठीक है जनाब। तो ये आपने प्रोग्राम आपने बना लिया, और आखिर में आप सिंपल लिख दीजिए गेट चे। तो जनाब ये आपका प्रोग्राम बना हुआ है। इसमें अभी आपने एल्स यानी के इस्तेमाल नहीं किया, ये पहली एग्जाम्पल है, यानी सिंपल इफ़ है, इफ़ की एग्जाम्पल है। इसमें होगा क्या कि अगर आपने क्या किया, याद रखिएगा इनिशियल वैल्यू जो है आई टैक्स वैल्यू का 0 है। तो इसमें जब आप सैलरी इनपुट करोगे, जब वो इनपुट लेगा तो सैलरी जब आप देंगे सपोज के 40,000, तो क्या होगा, चेक करेगा कि इफ़ अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू 50,000 के, जो कि नहीं होगी, आपने 40,000 सैलरी दी है, तो फिर क्या हो, कंट्रोल इसके बाहर आ जाएगा, और आने के बाद नेट सैलरी निकालेगा। वो क्या, सैलरी कितनी है 40,000, तो 40,000 माइनस इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, इनकम टैक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, याद रखिएगा 2,000 नहीं होगी, क्योंकि वो जब कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो आई टैक्स की वैल्यू 2,000 नहीं होगी, और आई टैक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 ही रहेगी। तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि 40,000 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा नेट सैलरी के अंदर, 40,000 ही आएगा। और यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, इनकम टैक्स इज 40,000 और नेट सैलरी इज 40, सॉरी इनकम टैक्स इज 0 और नेट सैलरी इज 40,000। ओके जनाब। अच्छा, लेकिन अगर सपोज करें कि आप यहाँ पर दे देते हो 52,000 या 50,000 दे देते हैं सपोज करें फॉर एग्जांपल, तो होगा क्या कि ये होगा कि जब यहाँ पे इस कंट्रोल जो है वो इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, और यहाँ लिखा होगा कि इफ सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, जो कि कंडीशन ट्रू होगी। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल नीचे बॉडी ऑफ इफ के अंदर आएगा, और आई टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। जब आई टेस्ट की वैल्यू 2,000 हो जाएगी तो अब आई टेस्ट की वैल्यू 0 नहीं है, तो उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद जो नेट सैलरी कैलकुलेट करेगा वो इस तरह से करेगा कि सैलरी माइनस इनकम टैक्स, सैलरी कितनी है आपकी 50,000 माइनस, और राइट टेस्ट के लिए कितनी है 2,000, तो सैलरी माइनस 2,000 कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस 2,000, तो वैल्यू आएगी 48,000। तो नेट सेल की वैल्यू क्या होगी 48,000। ओके, और फिर यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो शो करेगा आपको 2,000, और नेट सैलरी आपकी आ रही होगी वो 48,000। तो चलिए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं और इसका देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9 कीजिए, और यहाँ पे आपने सैलरी सपोज करें दे दी आपने, सपोज करें 40,000 पहले, ठीक है। ओके, एंटर कीजिए, देखें आउटपुट क्या आ रहा है। इनकम टैक्स अभी कोई भी आउटपुट नहीं आया, इसकी वजह ये है, अच्छा चलो अच्छी बात है, ये इस तरह से लॉजिकल एरर आपके पास आया कि आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहा। उसकी वजह ये कि डिस्प्ले करते वक्त आपको यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई डिस्प्ले करना चाहिए था। तो फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होता है, लॉन्ग का %LD, और इसका भी क्या होगा %LD, ठीक है। अब आप प्रोग्राम सेव कीजिए और इसको चला के देखें। याद रखिएगा, देखें LD का फॉर्मेट स्पेसिफाई जब आप नहीं लिखोगे तो जो आई टैक्स है या नेट सेल की वेरिएबल है उनकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होंगी। अब कंट्रोल F9 कीजिए, अब आप देखिए 40,000 लिखिए ज़रा, एंटर कीजिए, क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स इज 0,
नेट सैलरी इज 40,000। ओके, ठीक है। प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब के सैलरी देते हैं, सपोज करें 51,000। ओके, एंटर कीजिए। इनकम टैक्स क्या हो गया 2,000, तो नेट सैलरी क्या बन गई 49,000। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम के अंदर आपने कंडीशन लगा के देखी, और कंडीशन में आपने देखा कि इनकम टैक्स उस वक्त कट रहा है जब सैलरी जो है वो 50,000 के बराबर होगी या 50,000 से बड़ी होगी। ठीक है जनाब, एक दफ़ा प्रोग्राम को चला के दिखा लेता हूँ। अब के सपोज करें कि 55,000 सैलरी आप इनपुट करते हो, जब एंटर करोगे तो आपके पास जो नेट सैलरी आ रही है वो देखिए 53,000 आ रही है। 2,000 उसने क्या कर दी, इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लिया है। ओके जनाब, इसमें कोई इशू? तो ये आपने सिंपल इफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने यूज़ किया है और उसकी मदद से आपने ये काम किया है। अब अगर सपोज करें इसको, इसमें अगर मैं एल्स को इस्तेमाल करना चाहूँ तो फिर कैसे करेंगे आप, उसको भी देख लीजिए आप। तो उसको इस तरह से करेंगे आप कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स की वैल्यू 0 रखी थी। तो आप इनकम टैक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 ना रखें, छोड़ दें आप। और ये काम कहाँ कर लीजिए आप, ये काम आप इसके एल्स में कर लीजिए, यहाँ पर कर लें आप। ठीक है, ये एल्स में कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए कि आई टैक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब प्रोग्राम चला के देखें। अब आपने क्या किया इसमें देखें, एल्स को इस्तेमाल किया है। हालांकि एल्स की ज़रूरत नहीं थी, आपने उसके बगैर भी काम कर लिया था, क्योंकि आपकी लॉजिक इस तरह से बन रही थी कि इनकम टैक्स उस वक्त काटना था जब इनकम टैक्स की सैलरी जो है क्या होगी, वो सॉरी सैलरी क्या होगी 50,000 से के बराबर या ज़्यादा होगी। और अब आपने क्या किया, एल्स को भी इस्तेमाल किया है, और एल्स के अंदर क्या कर दिया आपने, आई टेस्ट के लिए 0 कर दी है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो सिर्फ मकसद कहने का ये, इस प्रोग्राम के अंदर भी अब आपका आउटपुट सेम इसी तरह से ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप प्रोग्राम को देख सकते हैं और उसको चला के देखिएगा आप। कंट्रोल F9 कीजिए। अब यहाँ पे दीजिए आप 60,000। ठीक है, देखिए जी इनकम टैक्स कितना हो गया, जो है वो 2,000 से काटा है, और नेट सैलरी कितनी बन गई 58,000। ओके जनाब, तो इस तरह से आप एल्स लगा के भी सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम की थोड़ा सा टास्क चेंज करता हूँ ताकि प्रोग्राम को और अच्छा आप समझ सकें। प्रोग्राम को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि सपोज़ करें कि मैं अगर कंप्यूटर में से कोई एक नंबर इनपुट ले, और मैं वो नंबर इनपुट करूँ, और करने के बाद कंप्यूटर जो है वो ये बताया कि जो आपने नंबर दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये काम आप कैसे करोगे? ठीक है, इस प्रोग्राम को भी हम बना के देखते हैं। और ये प्रोग्राम जो बनेगा वो याद रखिए, वो सिंपल इफ़ से नहीं बनेगा, बल्कि इफ़ और एल्स से बनेगा, क्योंकि इसमें दो आपके पास चॉइसेस हैं कि वो मैं मैसेज डिस्प्ले करें कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर लीजिए, आप एक वेरिएबल ले लीजिए, इंटीजर नंबर। ठीक है, ओके, इसको मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, और बाकी यहाँ पे एंटर यूर एक नंबर ले लीजिए आप, इंटीजर नंबर। ठीक है, प्रोग्राम को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, उसकी जो वर्डिंग है वो भी चेंज कर दें, प्रोग्राम की नेचर और जो भी उसका पर्पस है उसके मुताबिक रख लीजिएगा। और जब आप इनपुट लेंगे, अब चूंकि वो इंटीजर है तो सिंपल %d इस्तेमाल कीजिएगा, और सैलरी की जगह पर क्या ले लीजिए आप, नंबर ले लीजिए। अच्छा, लेने का सैलरी भी ले सकते थे, लेकिन हमेशा वेरिएबल ऐसे रखे जाएं जो प्रोग्राम से रिलेटेड हो, और वो अपने अंदर कोई एक मीनिंग रखते हो कि इस वक्त जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है उसका मकसद या पर्पस क्या है। तो जनाब ये कर लिया आपने, और यहाँ पे आप कहते हो कि अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर हो जाए किसके, 0 के, तो यहाँ पर आपने कहा प्रिंट कर दो गो टू एक्स वाई, और आपने कहा कि जनाब लाइन कॉलम नंबर 10, लाइन नंबर 8, और आप कह दीजिए यहाँ पर, अच्छा एक और यहाँ पे कमांड इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपको और अच्छा लगे। आपने कह दिया टेक्स्ट कलर, जो कि मैं ये बात पढ़ा चुका हूँ आपको पहले, ये टॉपिक भी, ये कमांड भी। टेक्स्ट कलर आपने कहा कि 4 का मतलब है रेड कलर, और उसके बाद आपने कहा सी प्रिंट एफ, और आपने मैसेज दे दिया कि दिस इज या दिस नंबर इज पॉजिटिव। ओके जनाब, और इसी तरह से एल्स के अंदर आपने क्या किया, यही काम किया यहाँ पर भी। आपने कहा गो टू एक्स वाई,
10,8। अच्छा, दोनों जगह पे आपने कॉलम और रॉ सेम इसलिए रखा है कि एक वक्त में एक ही मैसेज आएगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपने कहा टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे कलर आप कुछ और दे दीजिए, आप 2 दे दीजिए फॉर एग्जांपल, डिफरेंट कलर के अंदर आप प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपने कहा सी प्रिंट एफ, और यहाँ कह दिया आपने दिस नंबर इज निगेटिव। ओके, तो ये आपने सिंपल कर दिया। अब देखें, अब आपने आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं, इसको जहन में रखिएगा। अच्छा, बाकी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रोग्राम को तब्दील हो चुका है, तो इनको हटा दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, नोट कीजिएगा कि अब आपका 2 ब्लॉक है, एक इफ़ का ब्लॉक है, और याद रखिएगा ये जो है ये बॉडी ऑफ इफ़ है, ठीक है। ये बॉडी ऑफ इफ, कमेंट्स देके मैं लिख देता हूँ, बॉडी ऑफ इफ़, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये बॉडी ऑफ एल्स है। ठीक है जनाब, तो बॉडी ऑफ इफ हो गया और बॉडी ऑफ एल्स हो गया। और अब एक यहाँ पर स्टेटमेंट है और एक यहाँ पर स्टेटमेंट। अब देखें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसको हमें देखना है। अगर नंबर जो हम देंगे वो अगर 0 से अबव होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि माइनस में वैल्यू होगी, तो फिर वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा और बॉडी ऑफ एल्स को वो प्रिंट करेगा। याद रखिएगा, इस प्रोग्राम की जो नेचर है, जो यानी कि जिसकी जो टेक्निक है, जो लॉजिक है, उसके अंदर याद रखिए इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सिंपल इफ से ये मसला हल नहीं होगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि प्रोग्राम की नेचर क्या है, और उस नेचर के मुताबिक हमें कौन सी इफ इस्तेमाल करनी है। उन 5 इफ में से जो मैंने आपको बताई थी शुरू क्लास के अंदर, कि हमारे पास 5 तरह की इफ स्टेटमेंट हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी जो काम का जो प्रोग्रामिंग नेचर है, या उसमें जो प्रोग्राम की जो लॉजिक है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सुटेबल है। तो याद रखिएगा, इस प्रोग्राम के लिए, इस यानी कि प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए याद रखिए इफ़ और एल्स स्टेटमेंट जो है, जो सेकंड जो टाइप थी, वो ज़्यादा सुटेबल है इस काम को करने के लिए। ओके जनाब, तो अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को चला के देखते हैं कंट्रोल F9 से। अब यहाँ पे नंबर मैंने दिया, सपोज के 23, एंटर कीजिए, तो लिखा हुआ है दिस नंबर इज पॉजिटिव। बिल्कुल सही कह रहा है। प्रोग्राम को अगेन दोबारा से कंपाइल करें, रन करें, कंट्रोल F9। तो अब आप नंबर दीजिए -9 दे दीजिए आप, और एंटर कीजिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस नंबर इज निगेटिव। ओके जनाब, तो प्रोग्राम बिल्कुल आपका परफेक्ट बन रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये प्रोग्राम था जो कि सिर्फ ये बता रहा था कि प्रोग्राम आप जो भी नंबर देंगे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर ये चेक करना चाहें कि कोई भी आप वैल्यू दें, और अगर वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, तो लिखा हुआ जाए ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो नहीं है, और लिखा हुआ जाए कि अच्छा, इसमें एक इशू आएगा इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और वो इशू ये आएगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर दे देता हूँ 0, और एंटर कीजिए, तो अब क्या होगा, क्या वो नेगेटिव कहेगा या पॉजिटिव कहेगा। हालांकि ये देखा जाए तो ना ये पॉजिटिव नंबर है ना ये नेगेटिव नंबर है। हाँ, इस चूँकि ज़ीरो है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो ज़ीरो है, तो इसको वो कहता क्या है, गौर से देखिएगा। तो पहली जो कंडीशन है वो तो फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वो ये कह देगा कि दिस नंबर इज नेगेटिव, जो कि गलत है। चूँकि आपने प्रोग्रामिंग लॉजिक में जो आपने सिर्फ 2 ही चीज़ें लगाई हैं कि अगर नंबर की जो इफ़ नंबर है वो अगर ग्रेटर है 0 से, तो क्या कह दो, दिस नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज आप कह दो कि दिस नंबर इज नेगेटिव। आपने इस पर तीसरी बात को आपने नहीं सोचा कि अगर 0 है तो ये लिखा हुआ जाए कि दिस नंबर इज 0। तो वो याद रखिएगा, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो फिर वहाँ पर इफ़ और एल्स जो है इस्तेमाल नहीं होगा। इफ़ और एल्स जो है सिर्फ 2 यानी कि आपके पास अगर चॉइसेस होती हैं, उनमें से कोई एक को करना है और एक को नहीं करना, तो फिर उसके लिए इफ़ और एल्स बेहतर है। जहाँ आपके पास 3 चॉइसेस हो जाएंगी, तो फिर वहाँ पर इफ़ और एल्स के स्टेटमेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि ये काम करना है, कब, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे, उसमें एल्स की ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है। और इफ और एल्स कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास क्या होंगे, दो चॉइसेस होंगे, उन दोनों में से कोई एक को चूज करना होगा, तो फिर इफ और एल्स की स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल करेंगे अपनी कंडीशन लगाने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। लेकिन जब आपके पास दो से ज्यादा आपके पास चॉइसेस हो जाए, तो फिर इफ और एल्स भी क्या हो जाएगा, वो आपके लिए यानी कि फेल हो जाएगा और वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। हाँ, उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि हम सिंपल इफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सिंपल इफ, जरा इसको देखें जरा। अच्छा, इस काम के लिए मैं सिंपल इफ इस्तेमाल कर रहा हूं और देखें कि वो कैसे होता है। आपने कहा कि इफ अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या कर दो, दिस नंबर इज पॉजिटिव क्या दो, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स हटा दें आप। अब चूंकि एल्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास तीन चॉइसेस हैं, तो फिर यहाँ पर एक और इफ लगाइए। इफ अगर नंबर लेस देन है किससे, या लेस देन है जीरो के, तो क्या कर दो, दिस नंबर इज नेगेटिव कह दें। ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद क्या करें, एक और इफ लगाइए आप, और अब आप कह दीजिए कि नंबर अगर बराबर हो जाए किसके, जीरो के। याद रखिएगा, बराबर के लिए हमेशा इक्वल टू को चेक करने के लिए आप टू टाइम इक्वल टू लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर बनेगा। मैंने आपको ऑपरेटर के अंदर पढ़ाया था कि डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, रिलेशनल या बूलियन ऑपरेटर होता है, ठीक है। और सिंगल इक्वल टू जो होता है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे हम चेक नहीं कर सकते कि ये वैल्यू उसके बराबर है या नहीं है, वो चेक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें वैल्यू असाइन की जाती है। तो फर्क है कि सिंगल इक्वल टू में और डबल इक्वल टू में। डबल इक्वल टू जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, और सिंगल इक्वल टू जो है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। अब यहाँ पर आप कह देते हो कि जनाब इसमें अब याद रखिएगा, ये अब बॉडी ऑफ इफ नहीं बल्कि बॉडी ऑफ क्या कहलाएगा, ये इफ ही कहलाएगा। लेकिन पहला ये जो दूसरा इफ है ये पहले इफ पर डिपेंड नहीं करता। पहला इफ अपनी जगह पर काम करेगा, दूसरा इफ अपनी जगह पर काम करेगा, तीसरा इफ अपनी जगह पर काम करेगा। ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ इफ ये एक है, ये भी बॉडी ऑफ इफ है, और ये भी बॉडी ऑफ इफ है। यानी आपने इसके अंदर तीन सिंपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल किए हैं आज। ठीक है, ओके। और इसके अंदर आप कह दीजिए गो टू एक्स वाई, और यहाँ कह दीजिए 10,8, और कह दीजिए यहाँ पर टेक्स्ट कलर 3, और यहाँ पे कह दीजिए सी प्रिंट एफ दिस इज 0। ओके जनाब, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जो पहली कंडीशन थी सिंपल इफ कंडीशन जिसमें एल्स नहीं होता, वो इफ स्टेटमेंट आपने तीन दफा लगाई है, तीन डिफरेंट के ऑप्शन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, और होगा क्या, इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके मुताबिक जो है आपको आउटपुट स्क्रीन पर नजर आएगा। तो अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं। आपने सपोज नंबर दिया -67, देखें आउटपुट क्या आता है, दिस नंबर इज नेगेटिव, बिल्कुल सही आया। ठीक है। दोबारा प्रोग्राम को रन कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें। अब आपने कहा कि 45 एंटर कीजिए, क्या लिखा हुआ है, दिस नंबर इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही कह रहा है। प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए, अब के नंबर दे दीजिए अब 0, और एंटर कीजिए, अब क्या लिखा हुआ है, दिस इज 0। ओके जनाब, तो ये कॉन्सेप्ट था कि मैंने आपको दोनों तरह के इफ समझा दिए। एक इफ का जो सिंपल इफ होता है वो भी समझा दिया जिसमें एल्स नहीं होता, और एक मैंने आपको इफ और एल्स भी समझा दिया है, और जिसमें दो आपके पास चॉइसेस होती हैं, उनमें से कोई एक को एग्जीक्यूट करना होता है और एक को नहीं करना होता है। और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां आपके पास मल्टीपल चॉइस तो होती हैं, तो उनमें से कोई एक पे काम करना होता है, तो याद रखें उसके लिए हम सिंपल इफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस बात को जरा समझिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा हुआ क्या, हुआ ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट थी। ठीक है। तो उसने पहली स्टेटमेंट चेक की, ठीक है, अगर वो ट्रू नहीं होती तो उसने दूसरी स्टेटमेंट चेक की, वो भी ट्रू नहीं होती, तो फिर वो तीसरी स्टेटमेंट अगर ट्रू होती तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि इसमें होगा क्या, अच्छा इसमें एक बात और, अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर नंबर जो है वो आपने दिया हुआ है माइनस वो आपने 45 दिया हुआ है, तो चूंकि नंबर जो होगा वो 0 से अबव होगा और पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई है, तो लिखा हुआ है दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। लेकिन होगा क्या, मैकेनिज्म क्या है, जब ये आउटपुट आ जाएगा तो उसके बावजूद
इस स्टेटमेंट को कंट्रोल जो इस स्टेटमेंट पर आएगा इस कंडीशन को पढ़ेगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इस यानी कि बॉडी ऑफ जो इफ है इस ब्लॉक को वो स्किप कर जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद तीसरी स्टेटमेंट को भी पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो इसको भी चेक करेगा, चूंकि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो इस ब्लॉक को भी वो स्किप कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बावजूद भी वो सेकंड और थर्ड जो कंडीशन है उनको वो रीड करेगा। जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो आपका कंप्यूटर है, वो इंस्ट्रक्शन को वो रीड करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा फिलहाल। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग टेक्निक थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर पहली ही स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो बाकी जो फर्दर स्टेटमेंट है उनको ना पढ़े। लेकिन चूंकि ये इफ जो आपने सिंपल इफ लगा रखे हैं, ये तीन अलग अलग इफ इस्तेमाल किए आपने, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये कंट्रोल जो प्रोग्रामिंग कंट्रोल है वो तीनों इफ को पढ़ेगा। याद रखिए, कोई भी इनमें से ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा इफ का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो पढ़ी जाएंगी, उनको चेक किया जाएगा। जो कंट्रोलर है, प्रोग्रामिंग कंट्रोलर है, वो उसको चेक करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, लेकिन वो आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। जहाँ कोई प्रोग्राम लिखते हो जहाँ पर ऐसी 50 या 500 ऐसी स्टेटमेंट लगी हो तो फिर प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाती है और फिर वो तमाम एक एक स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ता है, तो प्रोग्राम की स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है जनाब, याद रखिए यही काम एक और इफ है उससे हम कर सकते हैं, उससे ये काम और आसान हो जाएगा, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो आगे तीसरी कंडीशन है इफ एल्स इफ और एल्स है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम फिलहाल इसको यहीं पर ही क्लोज करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ और एल्स स्टेटमेंट दोनों समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग में इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।